ये हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जिसमें चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस यानी इंडिया पाकिस्तान चाइना का कंपेयर करना। तो आपको जैसा कि पता है कि ये हमारा इंडिया है प्यारा भारत, और ये पाकिस्तान है और ये चाइना है इतना बड़ा। तो अपने कंपैरिजन के लिए देख लो कि इंडिया से कितना बड़ा है चाइना और पाकिस्तान इंडिया से कितना छोटा है, कंपैरिजन के लिए देख लो। और पॉपुलेशन वाइज भी आपको पता है कि इंडिया दुनिया में सेकंड पॉपुलेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उसमें चाइना में है, और उसके बाद आता है हमारा इंडिया। इसके बाद हम इसमें वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा इंडिया पाकिस्तान चाइना है उन्होंने क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाई, क्या उनकी विकास नीति थी, और क्या उनमें कंपैरिजन थे उनकी जीडीपी ग्रोथ में, उनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी जनांकीय रूपरेखा यानी पॉपुलेशन की क्या उसमें लिटरेसी रेट था, या फिर क्या उनका जो है मृत्यु दर थी, कैसा था सब कुछ। और इन तीनों देशों का कंपेरिजन करेंगे, इनका ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसा था, यानी प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, और इंडस्ट्री सेक्टर यानी दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में कैसे कैसे इन्होंने ग्रोथ अपनाई या ग्रोथ इनको मिली वो भी हम देखेंगे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनका क्या रोल, मतलब क्या पायदान पे, कौन से पायदान पर ये हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ किस देश में। अगर ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू लें तो 1947 में देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान ने लगभग सेम स्ट्रेटजी अपनाई। जैसे कि इंडियन और पाकिस्तान दोनों इकोनॉमी ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल वो होता है जिसमें दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमिक वो होती है जिसमें जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ चलता है। जैसे कि आपको पता है 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें सारे संसाधन पे हक जो कंट्रोल होता है वो पूंजीपतियों का यानी निजी लोगों का होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें सभी संसाधनों का जो नियंत्रण है या ओनरशिप है वो सरकार के पास होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक वो होती है जिसमें कुछ सेक्टर्स पे या फिर कुछ क्षेत्रों पर वो सरकार का नियंत्रण होता है, और कुछ क्षेत्रों पर निजी उद्योगपतियों का या निजी लोगों का नियंत्रण होता है, जैसे इंडिया। अब बात होती है यहाँ पर कि दोनों इंडिया पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया, या फिर ये कह सकते हैं हम भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। और इसी तरह दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं ने ये देखा कि ग्रोथ के लिए, विकास के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझा, यानी कुछ मेन जो एरियाज़ होते हैं जैसे डिफेंस से लेके और भी चीज़ें हैं, रेलवे से लेके या कुछ भी, वो पब्लिक सेक्टर को दे दी गई। और जो इतनी वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन निजी उद्योगपतियों को भी उसमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए सेक्टर वो खोल दिए गए, उन बिजनेसेस को या फिर उन जो भी उद्योगों को। इसके अलावा जो मेन रोल था ग्रोथ का, जो मेन रोल था, या एक तरह से समझ लो फिल्म का जो मेन हीरो था, वो पब्लिक सेक्टर को माना गया। दोनों ही इकोनॉमी ने पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया ग्रोथ के लिए, कि भाई ग्रोथ हमें ला कर देगा ये मेन पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर यानी कंपनीज, सरकारी कंपनीज। एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर को मेन रोल दिया गया, जबकि प्राइवेट सेक्टर को कौन सा रोल दिया गया, सेकेंडरी रोल, मतलब जो द्वितीय भूमिका कह दो, या फिर मतलब एक तरह से जो साइड एक्टर होता है ना, तो उसकी भूमिका दी गई प्राइवेट सेक्टर को। तो ये 4 सेम फीचर्स हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या, दोनों की स्ट्रेटजीज़ में क्या सिमिलरिटीज़ थी, तो ये 4 सिमिलरिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब इन्हें रिटन फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि ये 4 पॉइंट है दोनों की सिमिलरिटीज़ के लिए। मिक्स्ड इकोनॉमी थी, दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। और जैसे कि हमें पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, तो आपको पता है कि 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हिंदी में बोलते हैं इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। हालांकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम भी है मार्केट इकोनॉमी। ऐसा इसका नाम क्यों है, तो आपको पता होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सभी संसाधनों पर जो नियंत्रण या कंट्रोल होता है वो निजी व्यक्तियों का होता है। इसमें सरकार का कोई रोल होता ही नहीं है इस कंट्री में। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक्चुअल में मार्केट इकोनॉमी इसलिए होती है कि सभी जो निर्णय लिए जाते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, मतलब कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो ये डिपेंड करेगा वहाँ के लोगों पर, वहाँ की डिमांड पर। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये होता है कि जो लोगों की डिमांड होगी ना वही बनेगा, चाहे वो ज़रूरी हो या नहीं हो। अगर सिगरेट की ज़्यादा डिमांड हो रही है तो सिगरेट का ही प्रोडक्शन होगा, भले ही वो देश के लिए बेकार हो। अगर बियर की डिमांड होगी मार्केट में, अफीम की डिमांड होगी, तो यही प्रोडक्शन होगा। ये नहीं ये देखा जाएगा कि नेसेसरी क्या है या क्या किया जाना चाहिए, तो कैसे क्या उत्पादन हो, कैसे हो, किसके लिए हो, या फिर व्हाट टू प्रोड्यूस,
हाउ टू प्रोड्यूस या फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो डिसीजंस होते हैं ये लिए जाएंगे बेसिस ऑफ मार्केट, डिमांड क्या चल रही है, सप्लाई उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में निजी लोगों का बोलबाला होता है, पूंजीपतियों का बोलबाला होता है, इसमें वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखा जाता है कि भैया प्रॉफिट कहाँ से आएगा, मेनली ये इकोनॉमी होती है। दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट सब कुछ तय करती है। तो जैसे चाइना पहले था, प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी था, सब कुछ निर्णय सारे डिसीजन कौन लेती थी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना था क्या उत्पादन होगा, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, कौन सी वस्तुएं बनेंगी। अगर मार्केट में डिमांड हो रही है बियर की, सिगरेट की या कुछ भी प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की, तो ये वो ज़रूरी नहीं कि उसी का प्रोडक्शन होगा, सरकार तय करेगी कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहाँ सरकार निर्णय लेती है कि कौन सी कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होगा, कौन सी कमोडिटीज़ बाहर से इंपोर्ट की जाएंगी। तो ये होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन आज की डेट में कोई भी इकोनॉमी कंप्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, कोई भी इकोनॉमी कंप्लीटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि हर इकोनॉमी में कहीं ना कहीं अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पर गवर्नमेंट का भी रोल है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो देखो हमारे लीडर्स ने देखा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी साथ साथ चलेगा, यानी गवर्नमेंट कंपनीज भी होंगी, जैसे रेलवे हो गई, अपने देश की जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज है, और उसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी चल सकती हैं। तो देखा गया कि हमारे देश में जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है हमारे देश के लिए, हमारे देश के हिसाब से ठीक है। इसका रीज़न ये था कि देखो हमारे देश में जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो इतने बड़े नहीं थे कि वो बड़े बड़े उद्योग लगा सकते थे। हाँ, छोटे मोटे उद्योग उनसे लगवाए जा सकते थे, लेकिन जो बड़े जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, क्या बोलते हैं, रिस्क लेने की, रिस्की है, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स थे या प्राइवेट पूंजीपति थे, कैपिटलिस्ट थे, वो डरते थे इस चीज़ से कि हमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा। जैसे अब मान लो कार बनानी है, बाइक्स बनानी है, तो गवर्नमेंट उसमें जाकर क्या करेगी, तो गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे सेक्टर्स को उठाया जो नेसेसरी थे, जिनमें कोई प्राइवेट प्लेयर आना नहीं चाह रहा था। तो गवर्नमेंट को भी इसमें आना पड़ा, गवर्नमेंट को भी अपनी बिजनेस या कंपनीज लगानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त देश काफ़ी नीचे था, तो देश को जो है बिग पुश देना था, एक पुश देना था। तो आपको समझ आ गया कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल क्यों अपनाया। ठीक, हमने इसीलिए अपनाया क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े उद्योगपति नहीं थे जिनके अंदर रिस्क लेने की इतनी क्षमता हो, या जिनके पास इतना मॉडर्नाइजेशन हो, या जिनके पास इतनी जो है कैपेसिटी हो, इतने लोग हों, इतनी टेक्नोलॉजी हो कि वो बड़े से बड़ा बिजनेस कर सकें, या जिनके पास इतनी जो है कॉन्टेक्ट, मतलब एक तरह से अगर मान लो कोई कंपनी लगानी है तो आपकी जान पहचान, रेफरेंस वगैरह सब कुछ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट तो कर सकती है, किसी भी देश से तकनीक ले सकती है, जैसे रशिया से ली हमने और काफ़ी देशों से हमने सहायता ली। तो कहने का मतलब है कि मिक्स इकोनॉमिक मॉडल हमारे लिए ठीक था, क्योंकि दोनों प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट कंपनीज ने साथ साथ काम किया। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट फीचर ये था कि दोनों ही कंट्रीज़ ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही इंपॉर्टेंस को समझा, दोनों के महत्व को समझा कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर भी सही है, गवर्नमेंट कंपनीज भी होनी चाहिए और प्राइवेट कंपनीज भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल भी होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल भी होने चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए। कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट के लिए ही रहने दिया, कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट के लिए छोड़ दिया। ठीक, तीसरा है कि प्राइमरी रोल गिवन टू पब्लिक सेक्टर। देखो ये तो ठीक है कि हाँ दोनों के इंपॉर्टेंस को समझा, लेकिन जो मेन रोल है हमने दिया पब्लिक सेक्टर को, यानी गवर्नमेंट कंपनीज को। हमने ये नहीं सोचा कि हमें प्राइवेट लोग जो है ना उद्योग करके, इंडस्ट्रीज लगाकर हमें ग्रोथ ला कर देंगे। हमने मेन रोल यानी मुख्य भूमिका किसकी मानी, गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर हमें जाके ना ग्रोथ ला कर देगा। लेकिन सेकेंडरी रोल हमने दिया प्राइवेट सेक्टर को, कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं कि वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, योगदान नहीं देगा, योगदान देगा प्राइवेट सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन सेकेंडरी रोल हमने माना कि द्वितीय भूमिका इसकी है। तो इस तरह से हमने ये चारों फीचर्स थे इंडिया पाकिस्तान की डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट पॉलिसी या डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के, यानी विकास रणनीति के। अब देखो सवाल ये उठता है कि वाई की रोल, मतलब की रोल का मतलब होता है मुख्य भूमिका। तो ऐसा क्यों कि पब्लिक सेक्टर को मुख्य भूमिका दी गई, तो देश का जो विभाजन हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का, तो दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं जो थी ना वो काफ़ी सुस्त तरीके से चल रही थी, मतलब पिछड़ हुई थी, बैकवर्ड थी। तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में जो है ना बड़े इन्वेस्ट की ज़रूरत थी, बड़े निवेश की ज़रूरत थी। और देखो प्राइवेट प्लेयर्स एकदम से देश आज़ाद हुआ हो तो वो बड़े से बड़े बिजनेस में या बड़े से बड़े सेक्टर में एकदम से बिजनेस तो नहीं करेंगे। और तो देखो दोनों में, इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में जो प्राइवेट प्लेयर्स थे या प्राइवेट इन्वेस्टर्स के दो निजी उद्योगपति थे, उनमें इतना जो है एक तरह आत्मविश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, उन रिस्क लेने की क्षमता भी नहीं थी और इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, और डिमांड भी ऐसा वो लगता नहीं था कि इतना डिमांड एकदम आएगी। अगर हम प्रोडक्शन करके रखें तो 10 साल तक वेट करना पड़ेगा, 5 साल तक। तो इस पर गवर्नमेंट सेक्टर ही आगे आ सकता है। तो गवर्नमेंट ने ही डिसीजन लिया कि हमें आगे जो है इसमें बिग पुश देने के लिए, इसे बोलते हैं हम बिग पुश। अगर वो ये क्वेश्चन भी बन जाए या ये वर्ड आप डाल सकते हो अपने आंसर में, इंग्लिश वाले डालेंगे बिग पुश और हिंदी वाले लिख सकते हैं प्रबल प्रयास इसको, या बड़ी कोशिश ये डाल सकते हैं। ठीक,
तो दोनों देशों में, इंडिया और पाकिस्तान में, दोनों में ये हुआ कि मतलब दोनों देशों के लीडर्स ने सोचा कि हमें जो है इस बैकवर्ड इकोनॉमी को उभारने के लिए जो है गवर्नमेंट बिजनेस या गवर्नमेंट जो है कंपनीज लगानी पड़ेंगी, और जो बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं, इम्पोर्टेंट जो है बिजनेसेस हैं, उसको गवर्नमेंट के हाथ में देना पड़ेगा। हालांकि इन्हीं के अपोजिट चाइना ने कुछ और ही किया। चाइना ने क्या किया, सभी रिसोर्सेज पर अपना निर्णय वो डिसीजन ले लिया, एक अधिकार। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी पर भी, यानी जो लैंड होता है, भूमि होती है, उस पर भी चाइना का एकाधिकार था। तो चाइना ने थोड़ा सा और ज़्यादा टाइट अप्रोच अपनाई, कह सकते हैं हम कि चाइना की जो पॉलिसी थी वो और ज़्यादा टाइट थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी। उन्होंने सभी जो है 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, ये आपको पता होगा। तो चाइना ने सभी जो मुख्य संसाधन होते हैं या मुख्य नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं किसी भी देश के, जिसमें भूमि तक शामिल है, उस पर अपना अधिकार कर लिया। यानी चाइना जो है सभी संसाधनों का ओनरशिप जो थी वो चाइना के हाथ में थी। और यहाँ तक कि क्या उत्पादन होना है और कैसे उत्पादन होना है, मतलब कैसे, मतलब कौन सी तकनीक यूज़ होगी और किन लोगों के लिए होना है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, मतलब ये जो निर्णय होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका निर्णय लेगी खुद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए और किसके लिए किया जाना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन बनता है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, अभी तो हमने बात करी थी इंडिया और पाकिस्तान की, अब हम बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों ने जो पॉलिसीज़ अपनाई उसमें क्या सिमिलरिटीज़ थी। तो देखो तीनों ने एक ही सिमिलरिटी थी, एक सिमिलरिटी ये थी कि तीनों ने ही पब्लिक सेक्टर को, इम्पोर्टेंस को समझा। मतलब जो मेन बिजनेसेस थे या मेन जो सेक्टर्स थे या मेन जो क्षेत्र थे, वो किन को दे दिए, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर को, यानी सरकार के ऊपर उन्हें सौंप दिया। और जो इसमें तीनों ने अप्रोच अपनाई, वो अपनाई थी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। इसे पहले लिख लेते हैं। दूसरी रणनीति थी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, इसे बोलते हैं हिंदी में अंतर्मुखी रणनीति। सभी बच्चे हिंदी वाले याद कर लो, अंतर्मुखी रणनीति, या इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब होता है, दूसरा इसका नाम है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये सबसे कहा कि भाई देखो, अगर हम बाहर से सामान मंगाते हैं, आयात करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है बाहर की करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, और बाहर वाले हम पर प्रेशर भी बनाते हैं बात बात पर। कभी भी कोई युद्ध होता है तो बाहर वाले कंट्रीज़ प्रेशर बनाती थी। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने डिसीजन लिया कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाएंगे, यानी जो माल हम बाहर से आयात कर रहे हैं उसका अपने देश में ही प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। और यही तीनों देशों ने सोचा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ने। तो तीनों देशों में ये दो सिमिलरिटीज़ थी कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी गई, और दूसरा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या अंतर्मुखी रणनीति अपनाई गई। तीसरी जो सिमिलरिटी है वो आप ये भी बता सकते हो कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों लगभग क्लोज्ड इकोनॉमी थी, लेकिन हाँ, ये कहना गलत है कि तीनों ही क्लोज थी। क्लोज्ड कुछ हद तक, इंडिया पाकिस्तान कुछ हद तक थी, लेकिन हाँ चाइना जो है वो कम्प्लीटली, मतलब ज़्यादातर जो ज़्यादा परसेंटेज थी इसकी क्लोजनेस की, इसकी ज़्यादा थी। ये एक तरह से क्लोज इकोनॉमी थी। और तीनों ही देशों ने ये बाद में जाकर समझा कि जो FDI होता है, वो FDI जो है वो अच्छा है देश के लिए। क्योंकि जब किसी देश में FDI होता है, FDI का मतलब है बाहर की कंपनीज हमारे देश में आके अपना प्लांट लगाती हैं या बिजनेस करती हैं या बिजनेस खोलती हैं। तो एक तरह से हमारे देश में आती हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, अपनी मशीनें लगाती हैं, यहाँ आकर प्रोडक्शन करती हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार देती हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी आती है, जैसे हीरो होंडा, हमने होंडा से सीख लिया बाइक बनानी और हमने बाइक बनाने चालू कर दी। मारुति सुजुकी, हाँ, तो हमने उनसे टेक्नोलॉजी सीख ली। तो बाहर की जब कंपनीज आती है, सैमसंग आती है या कोई और सी कंपनी आ रही है या टेस्ला कंपनी अब आ रही है, तो हम उससे ये सीख सकते हैं कि वो कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ कर रहे हैं। हम उन्हें देख कर सीख सकते हैं या उनसे समझ कर सीख सकते हैं, उनका मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी सीख सकते हैं, वो किस तरह से कंपनी को चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं। तो जब FDI किसी देश में आता है तो वो कंपनीज भी यहाँ पर आती हैं, एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट होता है, इनकम जनरेट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैराइटीज़ बढ़ती है, तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है और गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस भी गिरते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि बाहर की कंपनी जब यहाँ का कंपटीशन करेगी तो जो भी यहाँ की कंपनी है और बाहर की कंपनी, दोनों को प्राइसेस घटाने पड़ेंगे, तो कंज्यूमर का फ़ायदा होगा और देश में ग्रोथ भी होगी। क्योंकि जो अकुशल कंपनीज़ हैं, जो इनएफिशिएंट कंपनीज़ हैं, जो बेकार कंपनीज़ हैं, वो मार्केट छोड़ के चली जाएंगी और इसी तरीके से थोड़ा सा विकास होता है। तो कहने का मतलब है कि तीनों ही इकोनॉमी ने सोचा था कि FDI बेकार चीज़ है, लेकिन बाद में तो तीनों को ही पता लगा कि FDI तो एक अच्छी चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि अब इंडिया पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में धीरे धीरे क्या चेंज आया। तो एक तो ये चेंज आया कि दोनों ही कंट्रीज़ ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, अपनी जो ग्रोथ स्ट्रेटजी थी या डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी, जिसमें वो पहले गवर्नमेंट सेक्टर को मेन मानते थे,
अब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को मेन रोल दे दिया है, यानी प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा ट्रस्ट, ज़्यादा भरोसा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो किया है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर जो कुछ जो एक्सपीरियंस देखे गए, तो उससे उन्होंने क्या, इस सब दोनों ने कंट्रीज़ ने सीख ली कि प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाए। यानी दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है दोनों कंट्रीज़ में, तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ दोनों का जो है रुझान है, कह सकते हैं आप। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट इसका निकल कर आता है कि दोनों ने ही एफडीआई की इंपॉर्टेंस को समझा और एफडीआई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चालू कर दी। अब आपने देखा होगा कि कोई भी अगर कंपनी यहाँ पर अगर प्लांट लगाती है तो उसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी प्रोवाइड, मतलब ऑप्शन देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कंपनी लगाओ, प्लांट लगाओ, तो जिससे हमें पता है एफडीआई से क्या क्या होगा, अभी हमने देखा ऊपर। जबकि अगर हम यहीं चाइना की बात करें तो चाइना ने भी एफडीआई को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस दी है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफरेंस, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिकता, यानी प्राथमिकता भी दी है। और चाइना भी क्लोज्ड से ओपन इकोनॉमी बन गई है, ओपन हो गई है, लेकिन उसमें जो ओपन हुई है वो दूसरे देशों से जो जुड़ी है, पूरी दुनिया के देशों से जुड़ी है। उसने एक्सपोर्ट को अपना हथियार बनाया है, कह सकते हैं हम कि निर्यात प्रमोशन इसे बोलते हैं हम, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो उसने निर्यात का जो क्या है, जो है उसको बढ़ावा दिया है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के सहारे चाइना ने पूरी दुनिया से जुड़ने का कोशिश की है। देखो अब ये सवाल आता है कि क्या इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ने जो चेंजेस किए हैं अपनी पॉलिसीज़ में, जैसे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया ने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर को जो इंपॉर्टेंस थी वो हमने शिफ्ट कर दी प्राइवेटाइजेशन की तरफ और एफडीआई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। जबकि चाइना ने एफडीआई को प्रेफरेंस तो दी और साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन को जी भी वो दी, तवज्जो दिया, प्रेफरेंस दी। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि जीडीपी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए जब तीनों देशों ने अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंज किया। तो जीडीपी में एक उछाल आया, एक शिफ्ट आया। और साथ साथ जो विकास की संरचना होती है, यानी स्ट्रक्चर है, यानी हमारे जो प्राइमरी एग्रीकल्चर और सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर हैं, उसमें लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है या जो लोग लगे हुए हैं, जैसे हमारे देश में पहले 70% लोग लगे हुए थे लगभग आज़ादी के टाइम पर, तो उसमें से लोग निकलकर इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर में आए, क्योंकि जो इनकम का पैटर्न था वो अलग था। जब आप देखोगे कि बहुत प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं और वो जॉब दे रही हैं, तो 1990 या उसके बाद देख लो कि बाहर की जब कंपनीज आई, उन्होंने मुँह मांगे इनकम और सैलरी देना चालू करी लोगों को। तो लोगों ने पढ़ाई में ज़्यादा रुझान हुआ, पढ़ाई से लग के उनकी नौकरी एकदम लगने लगी और ज़्यादा एकदम पैकेज मिलने लगे। तो आप कह सकते हो कि जैसे ये चेंजेस हुए ना दोनों ही कंट्रीज़ ने, तो दोनों ही कंट्रीज़ में जो लोगों का शिफ्ट था फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी और फिर सेकेंडरी टू टर्शरी, उन्होंने काफ़ी शिफ्ट देखने को मिला। और दोनों में ही जो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल में भी काफ़ी चेंज आया। जब बाहर की कंपनीज आई, यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ी, यहाँ पर हेल्थ स्टेटस बढ़ा, हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बढ़ी, और यहाँ पर जो है एजुकेशन लेवल बढ़ा, कह सकते हैं हम। बाहर की कंपनीज भी आई और यहाँ की कंपनीज जो प्राइवेटाइजेशन से जो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स जो इम्प्रूव हुए, अवेयरनेस इम्प्रूव हुई, एडवर्टीजमेंट देखने को मिला टीवी पर। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जैसे भी मोबाइल वगैरह स्कीम्स आई, मतलब मोबाइल आए, टेलीकॉम कंपनीज आई, टीवी एड्स वगैरह जितने भी ये सब, मतलब कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारे देश में अवेयरनेस बढ़ी, एजुकेशन लेवल बढ़ा, हमारे देश में हॉस्पिटल्स बढ़े, डॉक्टर्स बढ़े, पढ़े लिखे लोग बढ़े, हमारे देश में मृत्यु दर घट गया, हमारे देश में जो है जो छोटी छोटी बीमारियों से लोग वो हो जाते थे, हाइजीन लेवल नहीं होता था, सैनिटेशन की वो नहीं होती थी। तो यानी हमारे देश में जो है स्वास्थ्य की बारे में भी काफ़ी जो अवेयरनेस फैली। लेकिन यहाँ पर ये मेन बात है कि जो चाइना है और जो इंडिया और पाकिस्तान है, तीनों की जो ग्रोथ की जो सफलताएं थी, एक तरह से अचीवमेंट्स, वो अलग अलग थी। ये ज़रूरी नहीं कि तीनों देशों ने ही बराबर की अचीवमेंट्स प्राप्त करी। चाइना की हमसे बहुत ज़्यादा है। तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की जो ग्रोथ वो थे, अचीवमेंट्स थे, या फिर जो भी इंडिकेटर्स कह लो, वो अलग अलग हैं तीनों। तो इंडिया से और पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल गया है चीन। और चीन की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी है, वो कई गुना ज़्यादा है हमसे, इंडिया से और पाकिस्तान से भी। और जो उसके स्ट्रक्चरल चेंज हैं, यानी जो एग्रीकल्चर में जितने लोग लगे हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जितने लोग लगे हुए हैं और सर्विस सेक्टर में, वो काफ़ी हमसे अलग है। उनके यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करते हैं, पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है उनका। तो कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान और इंडिया से काफ़ी उनका ज़्यादा है, एक्सपोर्ट भी और प्रोडक्शन भी, और इंडस्ट्रीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो उनका प्रोडक्शन है वो। तो देखो अब देखते हैं ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। तो देखो 2019 में जो जीडीपी थी चाइना की, वो थी 14.2 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 14.2 ट्रिलियन डॉलर। और इसके मुकाबले जो इंडिया की थी वो लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर थी, और पाकिस्तान की तो 278 कोई बिलियन डॉलर, मतलब ट्रिलियन भी नहीं थी,
हमारी ट्रिलियन थी और चाइना पाकिस्तान की 278 बिलियन डॉलर शायद। तो ये एग्जैक्ट डेटा अभी बताएंगे। और ये चाइना की आप देखो ग्रोथ स्टोरी, ठीक है। और इसी के साथ चाइना का जो स्थान है वो सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट कौन है? वो है यूएसए। तो यूएसए के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है या बड़ी इकोनॉमी है वो है चाइना, 14.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ। और देखो जो एनुअल ग्रोथ रेट रही है एवरेज 1979 से लेके 2017 के बीच, वो लगभग 9% रही है। कहीं पर कोई आपको 9.5% भी बताएगा, कोई 9 पॉइंट कुछ और भी बता सकता है। लेकिन आप देख सकते हो 1979 से लेकर 2017 के बीच जो एवरेज ग्रोथ रेट रही है लगभग कभी 9 से ऊपर भी रही है, कभी 9 से नीचे भी रही है। तो लेकिन एवरेज रूप में देखें तो 9% ग्रोथ रेट रही है, जो कि बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो इन्होंने इनकी हाईएस्ट ग्रोथ रेट गई है चाइना की, वो सबसे ज़्यादा गई है 1984 में 15.2, जबकि 1990 में सबसे निचले स्तर पर थी 3.9%। तो ये सबसे कम है। देखो 3.9%, ये काफ़ी मतलब इनकी लोएस्ट है। इनकी लोएस्ट भी कितनी सही है, 3.9, और हाईएस्ट 15.2, काफ़ी इनकी ग्रोथ रेट रही है। और जो लेटेस्ट इसकी ग्रोथ रेट है 2018 में, वो 6.7% है वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से। तो ये भी 6.7 भी काफ़ी बेटर है, क्योंकि 2008 उससे पहले जो है काफ़ी कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट अब डाउन जा रही थी, और तब भी इनकी 6.7 ग्रोथ रेट आई है। देखो अब हुआ क्या, 1980 तक तो जब 1980 तक तो जो ये था, इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों की ग्रोथ रेट लगभग 3-4-5% के अराउंड घूम रही थी, 3-4-5-6 ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें घूम रही थी। लेकिन 1980 के बाद क्या हुआ, चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो डायरेक्ट 4% 5% से डायरेक्ट कहाँ पहुँच गई, 10% पर। इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट उन्होंने अचीव कर ली। तो इसके क्या रीजंस थे? तो कई सारे इसके रीजंस थे। एक तो इन्होंने एफडीआई को प्रमोट किया, दूसरा यहाँ पर कॉस्ट कम थी क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तीसरा यहाँ पर जो है इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक स्कीम चालू की थी, जीएलएफ की स्कीम, ये भी एक्सप्लेन करेंगे ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है। और इन्होंने अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन चालू किया, यानी अपने यहाँ के एक्सपोर्ट दुनिया में बेचने चालू करे। और इन्होंने थोड़ा मार्केट की तरफ, मार्केट इकोनॉमी, यानी जो अभी इनकी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी ना, उससे इन्होंने थोड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, या फिर कह लो मार्केट इकोनॉमी की तरफ थोड़ा मूव करने की कोशिश की। यानी इन्होंने जो है कंपनीज एस्टैब्लिश करने की अनुमति देना चालू करी। यानी इन्होंने इंडिया से पहले 1991 में इंडिया के रिफॉर्म्स आए थे, उससे पहले ही इन्होंने समझ लिया। और आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना के कब आए, 1978 में। यानी चाइना पहले ही समझ गया कि एफडीआई ज़रूरी है और एक्सपोर्ट प्रमोशन ज़रूरी है, दुनिया को माल बेचना भी ज़रूरी है, और यहाँ पर थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ लगाना भी ज़रूरी है। इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी खोले, और इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अपने देश में जो है एफडीआई में फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है बिजनेस करने के लिए, और 100% इक्विटी लेकर, यानी फुल 100% आप अपनी कंपनी के ओनर बन सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको प्राइवेट वहाँ के लोगों के साथ, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100% इक्विटी खरीदो और मालिक बन जाओ। इस तरह का उन्होंने एफडीआई का प्रावधान किया। तो ये 5 रीजंस अभी हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी बताया था, अभी ने पॉइंट वाइज लिख दिया है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी से थोड़ा सा मिक्स्ड इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर लिया। यानी पहले तो सारी सेक्टर्स पर किसी का कंट्रोल था, गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा थोड़ा कम करके प्राइवेट इन्वेस्टर्स, या कह दो निजी उद्योगपति या निजी निवेशकों को भी मौका दिया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई, अवसर दिए गए। और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट प्रमोशन किया गया, यानी निर्यात प्रोत्साहन, हिंदी वालों के लिए निर्यात प्रोत्साहन, एक बार और बता रहे हैं, निर्यात प्रोत्साहन। और एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मैंने डेफिनेशन काफ़ी वीडियोज़ में बता रखी है। इसका मतलब होता है कि बाहर की कंपनीज यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर प्लांट लगाती है और बिजनेस करती है, कंपनीज में शेयर्स खरीद लेती है। शेयर्स खरीद के ऐसा नहीं कि एफआईआई करती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है एक्चुअल में जो बिजनेस करती है आकर। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसपे कंपनी को, विदेशी कंपनी को यहाँ पर ओनरशिप कंट्रोल मिल जाता है, और ये कागजी दावा नहीं होता, पेपर क्लेम नहीं होता, ये एक रियल क्लेम होता है। यानी रियल में कुछ यहाँ पर खरीदा जाता है, रियल में यहाँ पर बिजनेस किया जाता है। जैसे यहाँ पर होंडा कंपनी करती है, सैमसंग कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, एप्पल कंपनी है, टेस्ला कंपनी अभी यहाँ पर आ रही है। तो इसी तरह ये जो होता है इसे बोलते हैं एफडीआई शॉर्ट में, और फुल फॉर्म इसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ साथ ये चीप लेबर, हमारे चाइना में क्या थी, चीप लेबर थी, सस्ती लेबर थी, जिसकी वजह से वहाँ पर 1980s के बाद काफ़ी जो है ग्रोथ रेट, मतलब एफडीआई कंपनीज आई वो अट्रैक्ट हुई। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो 1958 में अपनाया गया था, वहाँ की जो भी प्रेजेंट थे, जो भी थे वहाँ के लीडर्स, उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लीप का मतलब होता है ऊंची छलांग मारना। तो इन्होंने एक जीएलएफ स्कीम अपनाई। जीएलएफ स्कीम में क्या होता था कि प्रमोशन, मतलब
लोगों को वो किया गया, इंकरेज किया गया, मोटिवेट किया गया कि आप घर घर में इंडस्ट्रीज़ लगाओ। खास करके रूरल एरियाज़ के लोगों को प्रमोट किया गया है, मोटिवेट किया गया है कि तुम घर में जो है इंडस्ट्रीज़ लगाओ, छोटे छोटे उद्योग खोलो, जिससे क्या है इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। देखो हुआ क्या था, अंग्रेज़ों के मतलब 1947 के बाद जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 1949 में जब चाइना जो है वो बना, जिस तरीके से वो चाइना आज़ाद हुआ या जो भी वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तो 1949 के बाद उन्होंने पहले एग्रीकल्चर को अपना है ग्रो किया और उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज़ी से ग्रो किया और अपने घरों में हर जगह उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई। तो उसी को ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है और इसका उन्हें काफ़ी सक्सेस मिली, जो 1980 के बाद ग्रोथ रेट 4 से डायरेक्ट 10% तक पहुंच गई। 4% से डायरेक्ट 10% की ग्रोथ रेट उन्हें पहुंच गई। और आप देख भी सकते हो 1984 में 15.2% के पास उनकी ग्रोथ रेट पहुंच गई। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने चाइना ने करी। अगर मान लो क्वेश्चन बन के आता है कि बताइए जो चाइना की ग्रोथ रेट है वो एकदम से 1980 के बाद क्यों बढ़ी, तो आप सब कह सकते हो कि उनका जो था सोशलिस्ट इकोनॉमी से उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव किया। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है थोड़ा सा उन्होंने निजी उद्योगपतियों को मौका दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोले। इसमें लिखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चाइना ने क्या किया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी खोले। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि मान लो किसी रूरल एरिया में या फिर किसी सेक्टर में, मान लो अगर उन्हें फार्मास्यूटिकल यानी जो मेडिसिन की कंपनीज होती है या सेक्टर है, इसमें अगर वो ग्रोथ रेट ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही तो उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोल दिया कि भैया जो यहाँ पर बिजनेस करेगा, जो भी कंपनीज, उसको टैक्स में छूट मिलेगी, उसको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलेगी, उसको लैंड सस्ती मिलेगी, या फिर जो भी गवर्नमेंट लाइसेंस वगैरह देती है वो सस्ता मिलेगा। जो भी कंडीशंस हैं या जो भी छूट देनी है उस तरीके से प्रमोट किया गया है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देखकर ही दुनिया ने भी कॉपी किया कि भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनानी चाहिए अपने एरिया में या अपने कंट्री में। और 100% जो है इक्विटी जो खोली गई कि कोई भी बाहर की कंपनी 100% इक्विटी भी खरीद के खुद मालिक बन सकती है। जैसे कि आज़ादी के बाद हम थोड़ा डर रहे थे कि भाई हम बाहर की कंपनी को यहाँ आने दे कि नहीं दे, कि हम पे तो बाहर की कंपनी ने राज किया था। तो हम 100% इक्विटी हमने एकदम से नहीं दी, लेकिन उन्होंने 100% इक्विटी खोल दी इस तरीके से, ताकि जो है एकदम से उनको ग्रोथ रेट ज़्यादा मिली और बाहर की टेक्नोलॉजी आए, बाहर के वो आए। तो ये भी था एक उनका ग्रोथ में जो उसका बढ़ने का कारण था। और एक और था कि उन्होंने एक प्रोलेटेरियन अप्रोच अपनाई थी, जिससे बाहर जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको गांव-गांव भेजा गया सीखने के लिए गांव के लोग कैसे काम कर रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए। उसकी बात करेंगे अभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या जो जो चाइना की ग्रोथ आई वो क्या केवल एफडीआई की वजह से आई? तो आंसर है नहीं। चाइना की ग्रोथ जो है एफडीआई की वजह से नहीं आई पूरी। जो एक्चुअल में यहाँ पर जो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड स्कीम थी ना, मतलब अभियान था, तो गांव-गांव में जाकर ना ये जो वहाँ के लीडर्स थे उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, इंकरेज किया कि भाई तुम अपने अपने घरों में अपने अपने यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, कोई बैरियर नहीं होगा, कोई बाधाएं नहीं होंगी, और अपना बिजनेस लगाओ। तो उससे लोगों के अंदर इतनी मोटिवेशन आ गई, इतना वो प्रेरक हो गए, इंस्पायर हो गए कि उन्होंने बिजनेस चालू करे। और वर्ल्ड में जिस चीज़ की डिमांड हो रही थी प्रोडक्ट्स की, उन्होंने वो बनाने चालू कर दिए, और जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन होने लगा, और वो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में बदलने लगा, यानी बिकने लगा, निर्यात होने लगा। और उस निर्यात के बलबूते 2010 में चाइना क्या बन गया? वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, यानी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है वो बन गया चाइना। अब देखो ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी चल रही थी चाइना की, लेकिन 2014, 15, 16, 17, 18 ये जो टाइम आया इनकी ग्रोथ रेट काफ़ी नीचे गिरती जा रही है। और मतलब चाइना की ग्रोथ रेट को थोड़ा झटका लगा है। उसके कुछ कारण है, एक तो है ग्लोबल जो मंदी चल रही है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मंदी चल रही है, एक वो उसका कारण है। दूसरा जो चाइना में सेविंग है, लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। और आपको पता, तो वहाँ के लोग जो है सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो सेविंग देखो क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल बंदा सेविंग करता है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक व्यक्ति सेविंग कर रहा है ठीक है, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी ही सेविंग करने लगेगी तो कंजम्पशन कौन करेगा? और आपको पता है अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन नहीं होगा तो इनकम जनरेशन मल्टीप्लायर कैसे काम करेगा? देखो आपको पता होगा एक व्यक्ति का जो कंजम्पशन होता है ना वो दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाता है। मान लो आपने बाहर की पान की रेहड़ी, मतलब पान की दुकान पे से कुछ भी सामान खरीदा है, चाय पी या कुछ भी खाया पिया, तो वो उस व्यक्ति की, दुकानदार की क्या बन गई? इनकम। अब वो घर जाके उस पैसे को कहीं खर्च करेगा, वो दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाएगी। तो आपने देखा होगा जो भी पॉपुलस, मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, क्राउड ज़्यादा होता है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक एक्सचेंज ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है। क्यों वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो आपने 100 रुपये एक बंदे को दिए, मान लो आपने 100 रुपये एक व्यक्ति को दिए यहाँ पर, तो वो 100 रुपये क्या होंगे यहाँ पर देखो एक बार, एक तुम आपने क्या करा, 100 रुपये एक व्यक्ति को दिए,
तो उस इकोनॉमी में जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, जहाँ भी मार्केट एरिया है, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं, सब कुछ है, तो वहाँ क्या होगा, ये 100 रुपये आपके बार बार घूमेंगे। आपने इसको दिए, इसने इसको दिए, आपके वो 100 रुपये 1 घंटे के अंदर 100 बार घूम जाएंगे, क्योंकि आपने इसको दे दिया, इसने किसी और को दे दिया, इसने किसी और को दे दिया, और ये घूमते 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 ये मल्टीप्लायर इफेक्ट बन जाता है। क्या बोलते हैं इसे? मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब होता है गुणक प्रभाव। अब गुणक प्रभाव का मतलब होता है जो आपने 100 रुपये एक जगह लगाए, वो 100 रुपये कई बार घूमने की वजह से आपकी तरफ से तो इस व्यक्ति की जो जिसको आपने दिए थे वो 100 रुपये की इनकम हुई, लेकिन वो एक व्यक्ति की 100 रुपये की इनकम, दूसरे व्यक्ति की, तीसरे व्यक्ति की, चौथे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह अगर मान लो 10 लोगों के बीच अगर 100 रुपये घूम गए, तो इकोनॉमी में टोटल कितने रुपए की इनकम हुई? टोटल हुई 10 लोगों के बीच घूमे तो 1,000 रुपये की इनकम का जनरेशन हुआ। तो आप समझ सकते हो कि मल्टीप्लाई इफेक्ट कैसे काम करता है। तो देखो, बात यहाँ चल रही थी कि अगर एक व्यक्ति सेविंग कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी सेविंग कर रही है तो वो बेकार बात मानी जाती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आर्थिक रूप से। तो इसमें देखा जाए तो चाइना की इकोनॉमी में 2 कारण अभी तक हमने देखे। एक तो यूरोप की मंदी आ गई थी या ग्लोबल मंदी चल रही थी, और दूसरा वहाँ के लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे थे। तीसरा, वहाँ की जो कंपनीज थी या गवर्नमेंट कंपनीज कह लो, उसमें करप्शन और अकुशल यानी इनएफिशिएंसी आ गई थी। देखो, जो लीडर्स थे जिन्होंने पॉलिसीज अपनाई, ग्रेट लीप फॉरवर्ड या फिर और अप्रोच अपनाई, वो तो अच्छे थे, ईमानदार थे, लेकिन जो बाद के लीडर्स आए ज़रूरी नहीं वो भी ईमानदार होंगे। तो उन्होंने क्या करा, उनकी वजह से कह लो या किसी की वजह से भी कह लो, वहाँ पर करप्शन ज़्यादा होने लगा। चौथा कारण है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अब हाई वेजेस की डिमांड करने लगे। देखो, जब लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो कम लो वेजेस पे काम नहीं करते, वो डिमांड करते हैं हाई वेजेस की। अब हाई वेजेस होगा तो कंपनी का तो जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। अब इंटरनेशनल मार्केट में तो सस्ता बेचना है, तो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर सस्ता बेचना है तो वो लो वेजेस देंगे। तो ये जो लोग थे जिन्हें हाई वेजेस की डिमांड थी, वो किसी और कंट्रीज में मूव करने लगे, पलायन करने लगे, माइग्रेशन करने लगे, जहाँ पर पॉलिटिकल हस्तक्षेप कम हो, मतलब जहाँ पर फ्रीडम हो, जहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम हो, यानी सोशल फ्रीडम हो। ऐसा नहीं हो कि ट्विटर पे बैन हो या यूट्यूब पे बैन हो या फिर गूगल पे बैन हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। तो माइग्रेशन करने लगे वहाँ के लोग, तो इसकी वजह से भी वहाँ की ग्रोथ रेट में थोड़ा सा कमी आई। और पांचवा कारण है कि वहाँ की जो जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा हो रही थी, जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन जो वहाँ की जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन था, वहाँ पोल्यूशन लेवल्स कह लो, या वहाँ के जो लैंड का जो वो था डिग्रेडेशन था, जिसे हिंदी में बोलते हैं लैंड की अवनति, भूमि की अवनति, तो ये सब कम हो रही थी, भूमि की अवनति हो रही थी, भूमि घट रही थी। तो इस तरह की चीज़ें होने की वजह से चाइना को थोड़ा सा अपनी जो ग्रोथ को, मतलब उनके एक गंभीर समस्या वहाँ पर जनरेट हुई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा कम करना पड़ा, तो ग्रोथ भी थोड़ा सा कम हुई। तो अब इन सभी पॉइंट्स को हम रिटर्न में देखते हैं। तो देखो, ये अब हमने पॉइंट वाइज लिख लिया है कि ग्लोबल रिसेशन मतलब 2014, 15, 16, 17, 18, 19 तक की ग्रोथ रेट जीडीपी की क्यों गिरी। अगर ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो आप लिख सकते हो कि ग्लोबल रिसेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रूप में थोड़ी मंदी चल रही थी, खासकर यूरोपियन मार्केट में। और जिसके अलावा चाइनीज़ लोग सेविंग्स पे ज़्यादा अप्रोच कर रहे थे, ज़्यादा सेविंग्स कर रहे थे, और वहाँ की कंपनीज़ में करप्शन, क्राइम्स वगैरह वहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहे थे, और डिमांड हाई वेजेस की कर रहे थे, और माइग्रेशन कर रहे थे वहाँ उन देशों में जहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम है, अमेरिका वगैरह, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे। और वहाँ का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेट हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये कंसर्न्स उठ रहे हैं, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको थोड़ा सा जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये भी सारी पाँचों पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, थोड़ा सा इसमें लिखना है हमें, और थोड़े से पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे तीसरे आगे की तरफ। सिमिलैरिटीज़ क्या है, सक्सेस स्टोरी क्या है तीनों की, और फेलियर क्या है तीनों का।